नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में हम आपके साथ एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स का जो कोड नंबर बी था उसके क्वेश्चन नंबर 110 तक डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसके बीच में हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 120 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के साथ। क्वेश्चन नंबर 111, दिस वाज बेस्ड अपॉन इंडेफिनिट इंटीग्रल। डेली यूज टू वाला सवाल है जो हम लोग 12th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या कहते हैं देखिए, इंटीग्रेशन x प्लस 1/x इंटू में x प्लस लॉग x स्क्वायर dx। इस इंडेफिनिट इंटीग्रल का हम लोगों को आंसर बताना था कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप इसको देखिए कैसे करना है। दिस विल बी इंटीग्रल x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 1/x इंटू में dx। ठीक है जी, हम इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस विल बी x प्लस लॉग x स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 1/x इंटू में क्या आएगा, dx आएगा। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको फंक्शन एज्यूम कर लूं और आप इसको बोले दिस इज फंक्शन रेज टू पावर n, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। आप करके देख लो बेशक, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। तो x का डेरिवेटिव 1, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। तो ये फंक्शन की पावर n है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हम लोगों ने पढ़ा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज गिवन बाय फंक्शन रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और प्लस का c। तो लगा दीजिए इसको, तो क्या लिखेंगे, दिस विल बी x प्लस लॉग x, 2 प्लस 1 करेंगे 3, नीचे भी करेंगे तो 3 और प्लस में क्या आएगा c। तो हम यहां से देख सकते हैं x प्लस log x का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, सो ऑप्शन नंबर बी दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लिखने में मेरे को समय लग गया। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो विद इन 20 सेकंड्स देखते ही इसका जो ऑप्शन नंबर बी था वो पेपर के अंदर मार्क होना चाहिए था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 112 था, दैट वाज फ्रॉम द डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कहता है, आई दिस इज माइनस π/2 टू π/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos x माइनस cos क्यूब x dx। आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए, तो आपसे पूछ रहा है कि जो इसका आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है जी, तो माइनस a से a वाला लिमिट दिख रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो नो डाउट हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो फंक्शन हमें दे रखा है ये इवन फंक्शन है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। x के यहां माइनस x डालेंगे तो कोस में माइनस थीटा प्लस थीटा के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन होता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाता है 0 से लेके a। इसमें से हमने क्या किया, cos x को बाहर निकाल लिया। जब आप cos x को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ cos x, और बीच में क्या बचेगा, बीच में हमारे पास बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू में dx। तो आप इसको लिख सकते हैं i दिस विल बी 2 टाइम्स 0 टू π/2। इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, cos x, ये मेरे पास क्या बनेगा, sin x इंटू में dx। फिर मुझे क्या करना है, हम लोगों ने cos x को t पुट कर दिया। तो जैसे आप cos x को t पुट करेंगे हमारे पास आएगा माइनस का sin x dx, दिस विल बी dt। सो sin x dx दिस विल बी माइनस dt। तो हम इसको लिख सकते हैं i दिस विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, इसको मैंने क्या पुट किया, इसको मैंने t पुट किया। ये सारा sin x dx का वैल्यू कितना है, sin x dx का वैल्यू है माइनस का dt। इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा। जब आप x के यहां पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना है, cos 0 का वैल्यू 1 है। अगर आप π/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ऐसे आएगा। चलिए इसको लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, दिस विल बी i, इसको मैंने लिखा माइनस का 2 इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 1/2 dt। ये हमारे पास आएगा 1 और साथ में फिर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। माइनस का 2 t रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट 1 से 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -4/3, इसमें लिमिट पुट करेंगे
0 रेस टू पावर 3/2 माइनस 1 रेस टू पावर 3/2। 0 की पावर 3/2 कितना होता है? अगेन 0, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी -4/3। ये तो 0 ही है, और 1 की पावर 3/2 कितना होता है? वो माइनस होता है। तो यहां देख 1 की पावर 3/2 कितना है? 1। उसके सामने माइनस लगाया तो -1। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। सो +4/3 दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस कर रखा है तो ये क्वेश्चन भी जल्दी से होने वाला सवाल है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 आप लोगों से क्या। क्वेश्चन नंबर 113 था, दैट वाज ए लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द सर्कल x - 6 square plus y - 4 square is equal to 9 about its diameter। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। ये थोड़ा सा ना सोचने वाला सवाल है। आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर 6,3 है, ये इसका डायमीटर है। मैंने इस सर्कल को इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट किया। जब मैं इस सर्कल को इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को एक स्फीयर मिलेगा। सर स्फीयर कैसे मिलेगा? आपके हाथ में कड़ा होगा या चूड़ी होगी, आप उसको ऐसे पकड़ना और डायमीटर के अबाउट ऐसे रोटेट करना। तो जैसे आप उसको रोटेट करोगे तो आपको ऐसे घूमेगा ना वो। जब ऐसे घूमता है तो क्या बनता है? स्फीयर बनता है। और स्फीयर की रेडियस क्या होगी? सर वो चेंज थोड़ी हो जाता है, रेडियस तो वही है जो सेम टू सेम सर्कल की थी, है ना। तो जब हम इसको डायमीटर के अबाउट रोटेट करेंगे तो हम लोगों को स्फीयर मिलेगा। इस स्फीयर की रेडियस क्या होगी? इस स्फीयर की रेडियस वही होगी जो सर्कल की रेडियस है। सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 है ना। तो हम यहां से देख सकते हैं सर्कल का जो रेडियस था वो 3 था, इसलिए जो स्फीयर होगा उसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब उससे क्या पूछा है? सरफेस एरिया। तो आप यहां से देख सकते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमारा किसके बराबर होगा? 4πr²। वैल्यू पुट कर दो आर की, तो क्या बन जाएगा? दिस विल बी 4π3 होल स्क्वायर। दिस विल बी 4π मल्टीप्लाई 9। दिस विल बी इक्वल टू 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक यूनिट्स, जो भी है। अगर कोई यूनिट नहीं दे रखी है तो 36 पाई क्यूबिक यूनिट्स। तो ऑप्शंस को अगर मैं ध्यान से देखूंगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि हम लोग इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे यहां पे। आप ना सोच के देखिए, आपके हाथ में बेंगल है या कड़ा है, आप उसको ना ऐसे करके घुमाना। तो जब आप उसको ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे से घूमता है। जब वो ऐसे से घूमता है तो क्या बनाता है? स्फीयर बनाता है। उसकी रेडियस चेंज थोड़ी हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि सर्कल को घुमाऊंगा तो सर्कल टूट जाएगा। सर्कल तो सर्कल ही रहेगा, बस उसकी हाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसकी हाइट आ जाएगी तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। और उसकी रेडियस भी सेम टू सेम वही होगी जो सर्कल की रेडियस है। तो सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का, दैट इज 4πr²। आर का वैल्यू पुट किया, सो द आंसर विल बी 36 पाई क्यूबिक यूनिट्स, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने हाथों से इसको करके देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 आप लोगों से क्या। क्वेश्चन नंबर 114 था, दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द बायनोमियल थ्योरम, जिसके बीच में हम लोगों को इंडिपेंडेंट टर्म बताना था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये हमें बायनोमियल एक्सपेंशन दिया है। मोस्ट यूजुअली सीबीएसई के पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं, तो हम लोग फैमिलियर है इससे। इस तरह का सवाल हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, है ना। तो सब लोगों को जनरल टर्म लिखना आता है, दैट इज TR+1। कैसे लिखी जाती है? दिस इज NCR 18CR x रेज़ टू पावर 1/3 होल रेज़ टू पावर 18 माइनस r। और इसको मैं लिखूंगा 1/2 x रेज़ टू पावर 1/3। इस सारे की पावर कितना बनेगा? दैट विल बी r। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी 18CR। इसको मैंने लिखा x रेज़ टू पावर 18 माइनस r/3। 1/2 रेज़ टू पावर r, इसको अलग कर लिया। और 1/x रेज़ टू पावर 1/3 को r से करेंगे तो हमारे पास आएगा r/3। नेक्स्ट स्टेप में इसको उठा के ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा? 18CR 1/2 रेज़ टू पावर r। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 18 माइनस r, ये भी जाएगा तो माइनस r। डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखिए क्या बन गया, दिस विल बी 18CR 1/2 रेज़ टू पावर r
x रेज टू पावर 18 माइनस 2r/3। अब मुझे क्या चाहिए, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है उसके बीच में x रेज टू पावर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब जो पावर आ रही है आप उसको 0 से कंपेयर करके r का वैल्यू निकाल लो। इसका मतलब 18 माइनस 2r/3 दिस विल बी 0। सो 18 विल बी 2r। जब मैं यहां से r का वैल्यू निकालूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो r का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस 9 वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो जैसे आप इसमें 9 वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा t ऑफ 9 प्लस 1 दिस विल बी 18 c9 1/2 रेज टू पावर 9। और इसके यहां रखेंगे तो ये x की पावर 0 आएगा। और आपको मालूम है x की पावर 0 कितना होता है, 1। तो इसका मतलब इसके अंदर जो 10th टर्म है वो हमारी इंडिपेंडेंट टर्म है, किसके बराबर है, 18c9 1/2 रेज टू पावर 9। ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 113 दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एपीजीपी। आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ एबीसी आर इन जीपी एंड a raised to power 1/x, b raised to power 1/y and c raised to power 1/z all are equal, then x, y, z are in AP, GP, HP or following this relation। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मालूम है अगर ABC हमारे पास GP में तो कॉमन रेशियो सेम है। कॉमन रेशियो सेम होने का मतलब है A2/A1 और A3/A2 सेम है। सो यू कैन से B स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC, है ना। ये तो देखते सार हम लोगों को समझ में आ जाता है। उसके बाद सर इसका क्या करना है, ये तीनों बराबर हैं तो मैंने मान लिया ये तीनों के तीनों k के बराबर है ना। हम यहां से देख सकते हैं a रेज टू पावर 1/x दिस विल बी k, b रेज टू पावर 1/y दिस विल बी k, c रेज टू पावर 1/z दिस विल बी इक्वल टू k। फिर मैंने क्या किया, इसके दोनों तरफ x पावर रेज किया, इसके दोनों तरफ y पावर रेज किया और इसके दोनों तरफ z पावर रेज किया। तो जैसे आप रेज करेंगे तो ये क्या बनेगा, a रेज टू पावर x/x दिस विल बी k रेज टू पावर x। कैंसिल हो गया तो a मेरे पास बराबर आ गया k रेज टू पावर x के। इसी प्रकार से जो b मेरे पास है दैट विल बी k रेज टू पावर y, जो c मेरे पास है दैट विल बी k रेज टू पावर z। ऐसा हो जाएगा। अब abc की वैल्यू उसके बीच में पुट कर दो तो हमारे पास क्या है, b स्क्वायर दिस विल बी ac। तो हम यहां से देख सकते हैं b का वैल्यू क्या है, k रेज टू पावर y होल रेज टू पावर 2 दिस विल बी k रेज टू पावर x k रेज टू पावर z। आपको मालूम है मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी k, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y एंड दिस विल बी k रेज टू पावर x प्लस z। दोनों तरफ देखेंगे तो दोनों का बेस k है तो पावर भी इक्वल होगी। और अगर पावर इक्वल है तो हम यहां से कह सकते हैं 2y दिस विल बी x प्लस z। इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस x दिस विल बी z माइनस y। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। हम यहां से कह सकते हैं x y z these are in AP। ठीक है, जो x y z हमारे पास होगा वो AP में होगा। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक में भी इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 आप लोगों से क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वाज क्वेश्चन नंबर 116। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कभी इतना आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, बट ये बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही और शी must fire so that the probability of hitting the target at least once is more than 0.99। आप लोगों को मालूम है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। जब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को अंडर सिमिलर कंडीशंस बहुत ज्यादा बार रिपीट करते हैं तो वहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है। तो हमने मान लिया लेट ही और शी फायर्स n टाइम्स, उसने n टाइम फायर किया। ठीक है, अब आपसे क्या कहता है, हिटिंग द टारगेट इज 3/4। तो इसका मतलब जो सक्सेस है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4। सक्सेस है तो फेलियर भी होगा, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस 3/4 दिस विल बी 1/4। अब हमसे दिया क्या है, आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी किसकी, एटलीस्ट वंस की। एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का मतलब है या तो एक सक्सेस मिले
या फिर एक से ज्यादा सक्सेस मिले, इसका जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज ग्रेटर देन 0.99। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन 0.99। ये आपको अच्छे से मालूम है, जब हम लोगों को एटलीस्ट का केस निकालना होता है तो हम 1 में से उसको माइनस कर देते हैं जो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा या n सक्सेस मिलेगा। इसको इधर लेके आइए, दिस इज 1 माइनस 0.99 एंड दिस मस्ट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो मैं इसको लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, दिस इज लेस देन 0.01। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को मालूम है ना, कैसे लगाते हैं बोलो, NC0। सक्सेस कितनी है, सक्सेस चाहिए 0, फेलियर चाहिए सारी की सारी, तो Q रेज टू पावर n, दिस विल बी लेस देन 0.01। NC0 1, P रेज टू पावर 0 का मतलब 3/4 रेज टू पावर 0, 1/4 रेज टू पावर n, दिस मस्ट बी 0.01। तो ये तो सब 1 हो जाएगा, सो 1/4 रेज टू पावर n, दिस मस्ट बी लेस देन 0.01। अब आपको इसके बीच में n की वैल्यूज डाल के देखनी है। अगर मैंने n की जगह पे 1 लगाया तो ये मुझे मिलेगा 1/4 लेस देन 0.01। इसको कैंसिल करूंगा 0.25, आपको मालूम है ये इससे छोटा नहीं होता, इसका n का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे, जब आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर, दिस विल बी लेस देन 0.01, दिस विल बी 1/16। और अगर 1/16 की बात करें तो 1/16 का मतलब होगा 0.06 समथिंग, तो ये भी इससे छोटा नहीं होता। इसका n की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। जब आप n की वैल्यू को 3 लगाएंगे तो 3 लगाने से बनेगा 1/64, दिस इज लेस देन 0.01। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी हमारे पास 0.0 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, मतलब जो भी चीज आएगी ना 1.5 कुछ इस तरह से चीज आएगी, तो ये भी 0.01 से क्या है, बड़ी है, तो ये भी छोटी नहीं हो सकती है। जब आप n के यहां 4 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी 1/256। जो ये वाली चीज है ये 0.01 से छोटा आएगा। जब इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर लगाएंगे वो भी छोटा आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर लगाएंगे वो भी छोटा आएगा। इसका मतलब n का वैल्यू कितना होना चाहिए, n का वैल्यू कितना होना चाहिए, n का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए 4, 5, 6 अप टू 16। 3 से ऊपर जितनी मर्जी बार फेंक लो, हर बार एटलीस्ट 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी मोर देन 0.99। तो हम यहां से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने हमसे पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स he must be fired so that the probability of hitting the target at least once is more than 0.99, that is given to be 3। ठीक है, इसको चेक कर लेना एक बार कि 1/64 n का जो वैल्यू है, आई थिंक एक सेकेंड रुकिए, अगर हम लोग 1/64 देखेंगे तो 1/64 आई थिंक होता है 64। हाँ, ये भी छोटा आएगा इससे, सॉरी ये भी छोटा आएगा, तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या आएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही मस्ट बी फायर। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6। तो n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर आएगा, कम से कम 3 बार उसको टारगेट को हिट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 हम लोगों से क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, दैट वाज बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम लोगों को उसका मीन निकालना था। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। द वर्ड इंपॉर्टेंट इज विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द मीन ऑफ द नंबर ऑफ द किंग्स। कहने का मतलब हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है जो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ किंग्स को डिनोट करता है। सबसे पहले मुझे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। जब आप 2 कार्ड्स को निकालेंगे तो हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है एक पे किंग आए, और हो सकता है दोनों के दोनों पे किंग आ जाए। जब हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो वो कहते हैं एक भी किंग नहीं आना चाहिए, तो किंग कितने हैं 4, और विदाउट किंग कितने हैं 48। इसका मतलब 2 कार्ड हमने इकट्ठे निकाले हैं, तो हम लोग सी लगाएंगे, सो 48C2 डिवाइड बाय 52C2। जब वो हमसे बोलता है एक किंग आएगा, इसका मतलब 4C1 किंग में से एक आएगा, और बाकी जो नॉन किंग वाले कार्ड्स हैं उनमें से भी एक आएगा। फिर आपसे कहता है कि दोनों के दोनों किंग आने चाहिए,
तो इसका मतलब 4c2 डिवाइड बाय 52c2 ऐसा बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, x की मल्टीप्लाई करनी है px से। तो जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे दिस विल बी 0, इसको लिखेंगे 4c1 कितना है, 4c1 4 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 48, 52c2, जब आप 52c2 को कैलकुलेट करेंगे यू आर गेटिंग इट टू बी 1326। ठीक है जी। फ्रीक्वेंटली यूज होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेट कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। 52 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, दिस विल बी 52, 51 मल्टीप्लाई 50 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 50 फैक्टोरियल, इसको मैंने कैंसिल किया, 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1326 आ जाएगा। ठीक है जी। 4c2 का वैल्यू कितना है, दिस विल बी 6 अपॉन 1326। ठीक है जी, ऐसा बन जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 2 से भी करनी है ना, ये 2 भी है, तो 6 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। फिर आपको अच्छे से मालूम है जब हम लोगों को मीन निकालना है तो मीन हमारे पास होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नीचे सिग्मा एफ आई होता है, यहां पे अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, तो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 8 चौका 32 और 3 192, दिस विल बी 12 अपॉन में क्या आएगा 1326, इसको मैंने ऐड किया, जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2041326। ठीक है जी। अब आप इसको 6 से कैंसिल कर दो, जैसे 6 से कैंसिल करेंगे 6 3 जा 18, 6 4 जा 21, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 1 जा 1, तो 34/221 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन था। जब मैं इसके आंसर की बना रहा था तो ये आगे भी कट रहा था, है ना, 17 से हम इसको काट सकते हैं, 17 2 जा और 17 1 जा और 3, तो 2/13। जब आप आंसर की देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बोनस लिखा था और 2/13 लिखा था, उस समय मेरा ध्यान नहीं गया कि हम इसको अगर आधा छोड़ देंगे बिना काटे तो आंसर इसके साथ मैच हो सकता है, तो 2/13 आंसर भी सही है और 34/221 भी आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर ये है, तो उस समय के लिए ऑप्शन नंबर डी दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं आप लोगों से क्या क्वेश्चन नंबर 118 था। दिस वाज बेस्ड अपॉन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ऑन द स्पॉट एकदम से करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। आपसे कहते हैं 1/1 फैक्टोरियल प्लस 4/2 फैक्टोरियल प्लस 7/3 फैक्टोरियल प्लस 10/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इंफिनिटी। इस सीरीज का हम लोगों को सम बताने, सीरीज का सम क्या आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा है 1, इस वाले 1 को मैं लिख सकता हूं 3 - 2 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एज इट इज। फिर 4 को मैं लिख सकता हूं 6 - 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 7/3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 - 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 10 को मैं लिख सकता हूं क्या, 10 को मैं लिख सकता हूं 12 - 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, या क्या है 4 फैक्टोरियल अप टू सोन इंफिनिटी, ऐसा बनेगा। अब दोनों के नीचे सेपरेट करके इसको अलग कर लीजिए। जब मैं इसके नीचे सेपरेट करूंगा आई एम गेटिंग इट टू बी 3/1 फैक्टोरियल, 6/2 फैक्टोरियल, फिर मेरे पास क्या आएगा 9/3 फैक्टोरियल, 12/4 फैक्टोरियल अप टू सोन इंफिनिटी। नेक्स्ट वाले में से -2 कॉमन आता दिख रहा है, -2 को कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बचेगा 1/1 फैक्टोरियल। इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, और नेक्स्ट में क्या आएगा दिस विल बी 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा दिस विल बी 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, कितना आएगा इंफिनिटी, ऐसा आ जाएगा। इस वाली सीरीज में से भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, इसको मैं लिखूंगा 2/2 फैक्टोरियल, 3/3 फैक्टोरियल, क्या बन जाएगा उसके बाद 3 को बाहर निकाला 4/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इंफिनिटी। इसको देखिए भी क्या चीज है, अब हम लोगों को e⁻x का एक्सपेंशन मालूम है, दैट इज 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल
अप टू सोन क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। आपको क्या कर देना है, इस सीरीज में x की यहां 1 पुट कर दो। तो जैसे आप 1 पुट करेंगे, यू आर गेटिंग इट टू बी 1 by 1 फैक्टोरियल, दिस विल बी 1 by 2 फैक्टोरियल, 1 by 3 फैक्टोरियल, अप टू सोन इंफिनिटी। ये वाली सारी सीरीज यहां बन सकती है, सिर्फ 1 की कमी है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस वाली सीरीज में 1 को ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करते साथ ये वाला सारा एक्सप्रेशन हमारे पास e में कन्वर्ट हो गया एंड दिस विल बी -1। अब इसको भी देख लो ध्यान से, अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 by 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हमारे पास आएगा कितना, 1 by 1 फैक्टोरियल, 3 से 3 कटेगा है ना, तो क्या बचेगा 1 by 2 फैक्टोरियल। इसको मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 by 3 फैक्टोरियल अप टू सोन इंफिनिटी, ऐसा आ जाएगा। तो ये वाली चीज तो बिल्कुल सेम टू सेम e रेज़ टू पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, दिस विल बी 3। इसको मैंने लिखा e माइनस का 2 टाइम्स e -1, इसको बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 3e माइनस में 2e और प्लस का 2, 3e में से 2e जाएगा e और प्लस का 2, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल बिल्कुल भी नहीं था, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा, आसान क्वेश्चन था। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं तो भी इस तरह का क्वेश्चन पेपर में फंसने की पूरी उम्मीद रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को ज्यादा समय खराब नहीं करना होता, या तो आप गेस कीजिए और अगर आप आसपास दिख रहा है कुछ तो उसको लगा दीजिए, क्योंकि एकदम से ऐसा सवाल सोचना पेपर में थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ, अगर आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 119 था, दैट वाज बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा अजीब से तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन था, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा इसको करने में, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस इसकी फॉर्म को थोड़ा सा अलग सा शेप दे दिया जिसकी वजह से इसको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप यहां पे वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो आप क्लियर कट देख पा रहे हैं हमारे पास x प्लस वाई का एक्सप्रेशन है, तो ये होगा नहीं उससे। तो फिर हम इसको सेकंड चेक करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसको बीच में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वाई स्क्वायर दिखने लगेगा, और मल्टीप्लाई ना करूं तो मुझे एक्स स्क्वायर दिखने लगेगा। तो वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल वाई और सिंगल एक्स होता है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q और dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो कहने का मतलब वो भी नहीं लगेगा, तो फिर क्या लगेगा सर, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। दिस विल बी dy by dx, इसको अगर मैं बीच में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास बनेगा yx by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर by x स्क्वायर, दिस विल बी 0, x से x कैंसिल होगा, दिस विल बी dy by dx प्लस y by x प्लस में y by x सारे का होल स्क्वायर, दिस विल बी 0। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेरे को सोचने में थोड़ा ज्यादा समय लगा, इसको इतनी देर का सवाल था नहीं ये। उसके बाद देखते हैं कैसे करते हैं होमोजीनियस, सबको मालूम है कैसे करते हैं भी। हम लोग y बाय x को v पुट कर देते हैं, दैट मींस y इज इक्वल टू vx। डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dx, v एज इट इज x का 1 प्लस का x एज इट इज, फिर क्या बनेगा dv बाय dx। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा v प्लस x dv बाय dx, y बाय x की यहां पे v और इसकी यहां पे v स्क्वायर, दिस विल बी 0। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सिंपल दिखने लग गया होगा, इसको हम लिखेंगे x इंटू dv बाय dx। इनको मैं उधर ले जाता हूं, v और v कितना हो गया 2v, उधर जाएगा तो माइनस 2v और v स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस, तो ये बनेगा प्लस v स्क्वायर। इसको नीचे लेके आते हैं, दिस विल बी dv, v को कॉमन निकालना, बीच में आएगा 2 प्लस का v और इसको मैं लिखूंगा माइनस का 1 बाय x और साथ में क्या आएगा dx। इंटीग्रेट करें इसको, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मालूम है दिस विल बी माइनस का log x, और इसको देखेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे इसके, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी 1 बाय v और प्लस में 2 प्लस v। सबसे पहले मैंने इसको 0 किया, जब मैं इसको 0 करके इसमें 0 लगाऊंगा तो 1 बाय 2 प्लस 0 1 बाय 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास आएगा 1 बाय 2। इसको मैंने 0 किया तो v की वैल्यू -2, इसके ऊपर हाथ रखेंगे, v की जगह पे -2 लगाएंगे तो -1 बाय 2 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस विल बी माइनस का 1 बाय 2। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो,
1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में 1/v और माइनस का 1/v प्लस का 2dv, सब कुछ लॉग में आ रहा है तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले आइए। log m माइनस log n, तो मुझे मालूम है क्या होता है, log m/n होता है। इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1/2, ये बनेगा log v माइनस में log v प्लस 2, तो मैंने इसको इकट्ठा ही लिख दिया log m माइनस log n, दिस विल बी log m प्लस n, इक्वल टू क्या बन जाएगा, log ऑफ c/x। इस 1/2 पावर को मैं log के अंदर ऊपर ले गया तो ये मेरे पास 1/2 हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है, क्या करूं, स्क्वेयरिंग कर दूं, है ना। तो हमने इसके दोनों का स्क्वेयरिंग किया, दिस विल बी v/v प्लस 2, दिस विल बी c/x। अब आप यहां पे v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या है मेरे पास, y/x है, तो जब मैं इसके यहां पे y/x पुट करूंगा, है ना, इसको मैं यहां कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी y/x, इसको मैंने लिखा y/x प्लस 2, दिस विल बी c/x, ये बनेगा y/x, ये ऊपर चला जाएगा x, दिस विल बी y प्लस 2x, दिस विल बी c/x। तो x से x जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो x हमारा है वो x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने, y/x आ गया, फिर हमने इसको लिखा y/x, y/x तो इसके नाम का आ गया, ये जाएगा x ऊपर आएगा तो 2x प्लस का y हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू c/x। कुछ गड़बड़ किया छोटा मोटा, हमने इसको लिखा, ये log c/x बन गया, ये बन गया 1/2, दिस विल बी log v माइनस log v प्लस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी log v डिवाइड बाई v प्लस 2, इस सारे की पावर 1/2। जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग नहीं किया ना मैंने इसका, इस तरफ तो कर दिया, इस तरफ रह गया, तो c²x² ऐसा आएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये हमारे पास आएगा x²y, दिस विल बी c, और बीच में मेरे पास आएगा 2x प्लस y, चाहे आप c² लिख लो चाहे आप c लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे तब भी कांस्टेंट ही आएगा। तो आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन नंबर ए दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा टिपिकल है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी सी शक्ल बिगाड़ के दिया हुआ है, इसलिए इसमें समय लग रहा है, ठीक है जी। अगर आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करते तब भी पहले ऑप्शन से आंसर आपका आ जाता, बट वही प्रॉब्लम है कि अगर हम लोगों को 2-3 ऑप्शन डिफरेंशिएट करने पड़ गए, इतने में हम लोगों को 3-4 क्वेश्चन और खराब हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बेटर है कि इस समय में कुछ अलग से तरीके से इसको सोचा जाए, और नहीं सोचा जाए तो इसके ऊपर इतना समय खराब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 120 था, दैट वाज ए लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। आपसे क्या कहता है, ए ट्रायंगल whose sides are positive integers have a perimeter equal to 8 centimeter, then the area of the triangle is। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो आपको अच्छे से मालूम है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का सम कितना है, 8 है। तो हम लोगों को ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसकी 3 साइड्स का सम 8 है, और सारी की सारी जो साइड्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, आप लोग ए की जगह पे 3 ले लो, बी की जगह पे भी 3 ले लो, और सी की जगह पे 2 ले लो, तो इन तीनों को ऐड करके 8 आएगा। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा रहेगा, आप कोई भी 2 साइड ले लीजिए, ठीक है जी। तो हमने यहां से एस निकाला, दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दिस विल बी 3 प्लस 3 प्लस 2 बाई 2, दिस विल बी 8 बाई 2, कैंसिल करेंगे 4। हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए ना, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू में s माइनस ए, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बाहर आएगा तो आप देख सकते हैं 2√2 स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप वहां पे जाके ये सोच पाएंगे तो ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट हो जाएगा। अगर नहीं सोच पाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसको करने की सही अप्रोच यही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए, आपको सारे क्वेश्चन की टेक्निक अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।